नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। टिहरी गढ़वाल में आयोजित खेलकूद और सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य समापन समारोह उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से शामिल हुए और इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों, कलाकारों और आयोजकों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसा आयोजनों से युवाओं की प्रतिभा को निखारा जा सकता है और प्रदेश की समृद्धि सांस्कृतिक पहचान भी मजबूत होती है। समारोह के दौरान खेलों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दर्शकों को खूब आकर्षित किया और पूरे क्षेत्र में उत्साह जैसा माहौल बना रहा। मुख्यमंत्री की मौजूदगी से प्रतिभागियों का उत्साह और बढ़ा और ये आयोजन सभी के लिए यादगार बन गया। आदरणीय किशोर उपाध्याय जी, मंच पर आसीन राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद की उपाध्यक्ष दीदी विनोद उनियाल जी, ब्लॉक प्रमुख थौलधार श्री सुरेंद्र सिंह भंडारी जी, प्रदेश महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मुलायम सिंह रावत जी, हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष मंडी परिषद आदरणीय जोत सिंह बिष्ट जी, ललित खंडूरी जी, मंडल अध्यक्ष सुमन गुसाई जी, अध्यक्ष थौलदार सांस्कृतिक विकास समिति एवं अतर सिंह तोमर जी एवं मंचासीन समस्त महानुभाव संजय नेगी जी, खेम सिंह चौहान जी और सभी उपस्थित पूर्व हमारे ब्लॉक प्रमुखगण, सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सामने बैठे हुए सभी मेरे इस क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं, बहनें और मेरे समस्त नौजवान युवा साथी, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, जिला प्रशासन के जिलाधिकारी नीतिका खंडेलवाल जी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आयुष अग्रवाल जी, मुख्य विकास अधिकारी समेत सभी विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण और विभिन्न विभागों से आए हुए जिन्होंने यहाँ पर सभी अपने स्टॉल यहाँ पर लगाए हैं, सभी विभागों के सभी अधिकारीगण, स्वयं सहायता समूह की सभी बहनें, मैं सबसे पहले आप सभी का आज के इस अवसर पर आप सभी ने मेरे यहाँ पहुँचने पर बहुत जोर से, बहुत उत्साह से, बहुत प्रेम से मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया और मैंने भी सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर भगवान नागराजा जी को प्रणाम किया और मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस प्रांगण में भगवान नागराजा के दरबार में दूसरी बार उनकी कृपा से मुझे शीश नवाने का यहाँ पर अवसर मिला है। आप सबने मेरा स्वागत किया, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ और भगवान नागराजा की इस पवित्र भूमि को प्रणाम करता हूँ। ये भव्य सांस्कृतिक महोत्सव सामूहिक संकल्प और विकास के प्रति आप सभी के इस क्षेत्रवासियों की जीवंत प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस प्रकार के आयोजन हमारी लोक संस्कृति को, हमारे सांस्कृतिक विरासत को, लोक कला को, लोक संगीत को जहां आगे बढ़ाने में, उनके संरक्षण में, उनके संवर्धन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे बच्चों को भी, नई पीढ़ी को भी एक मंच भी देते हैं और एक मंच देकर उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन का अवसर भी देते हैं और उनको एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं इस आयोजन को आयोजित करने के लिए थौलधार सांस्कृतिक विकास समिति की पूरी टीम और इस क्षेत्र के सभी आयोजकों को, मेरे पास बड़ी संख्या में जोत सिंह जी आए थे, सुरेंद्र भंडारी जी आए थे, माननीय विधायक जी ने भी कहा था कि आपको इस कार्यक्रम में आना है और इन सब का समन्वय करने वाले मुलायम सिंह रावत जी, युवा मोर्चा के हमारे प्रदेश महामंत्री, इन सभी के संयोजन से एक शानदार कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है और इस महोत्सव के माध्यम से हमारे इस क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को भी आगे आने का अवसर मिलेगा और उन्हें एक हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है
उससे जुड़ने और उसको समझने का भी अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, आज हम सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। आपको याद होगा एक समय में बड़े बड़े नेतागण पूजा करने से भी डरते थे, मंदिरों में जाने से भी डरते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद सबको आज उसका भी कहीं न कहीं जनता के सामने लाना पड़ रहा है। आज कुछ लोग पहले कभी जनेऊ नहीं पहनते थे, वो जैकेट के ऊपर भी जनेऊ पहन के बाहर उसका भी प्रदर्शन करते हैं। आप सबको याद होगा आज हमारी जितनी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, चाहे वो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण होना हो, 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इस बार उसका ध्वजारोहण भी वहां पर हो गया। बनारस में काशी विश्वनाथ की नगरी में काशी कॉरिडोर बन गया, जहां एक छोटा सा रास्ता होता था, आज लाखों लाखों लोग रोज भगवान विश्वनाथ जी का, महादेव जी का अभिषेक करते हैं, गंगा जी का जल लेकर भगवान महादेव जी को अर्पित करते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक बन गया। हमारे उत्तराखंड में चाहे बद्रीनाथ भगवान का प्रांगण हो या बाबा केदार का स्थान हो, दोनों ही स्थानों पर नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, मास्टर प्लान पर तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आज हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है और हमारी सरकार भी उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर काम कर रही है। इसके साथ साथ हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट और हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश के अंदर हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का अभूतपूर्व काम जो उनके द्वारा किया गया है, उसका सकारात्मक प्रभाव आज एक एक गांव गांव में दिखाई दे रहा है। एक समय था जब लोग कहते थे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश भारत, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हम पदकों की जब दौड़ होती थी, उस पदकों की दौड़ में हम बहुत पीछे रह जाते थे, हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस धारणा को बदल दिया गया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस महोत्सव के माध्यम से हमारी विविध खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उनकी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इस वर्ष आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और वो अपने आप में अभूतपूर्व था। पूरे देश के खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड का एक अच्छा अनुभव यहां से लेकर गए। अच्छा अनुभव ही नहीं लेकर गए, वो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन के गए कि उत्तराखंड के अंदर इतने अच्छे प्रकार से खेलों का आयोजन हुआ। वहीं हमारे खिलाड़ियों ने भी पहली बार एक इतिहास बनाने का काम किया। 103 पदक राष्ट्रीय खेलों में जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने किया। आज हम उत्तराखंड में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में शामिल हो गए हैं। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होने लग गया है। हमारी सरकार जल्दी ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान बना रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियां बनाई जाएंगी, जहां हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा बच्चे प्रशिक्षण भी लेंगे और उनको अनेक प्रकार के अवसर भी वहां से मिलेंगे, जिसमें से प्रत्येक वर्ष 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण प्राप्त कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि थौलदार क्षेत्र के युवा भी इन अकादमियों से जुड़कर अपनी प्रतिभा को निखारें और प्रदेश व देश का नाम रोशन करने में अपना योगदान दें। भाइयों बहनों, मैं भली भांति जानता हूं कि इस क्षेत्र के लोगों ने हमारे राज्य के विकास और देवभूमि के वैभव को पुनः स्थापित करने के लिए
बहुत बड़ा त्याग किया है। इसलिए मैं आप सभी को आश्वस्त करता हूं कि थौलधार क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर काम करेगी। इस क्षेत्र में जो प्रमुख धार्मिक, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों को पर्यटन सर्किट से जोड़कर विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारी सरकार द्वारा नई टिहरी एवं उसके आसपास के क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। हम लगभग 1300 करोड़ की लागत से टिहरी झील एवं आसपास के क्षेत्रों में विशेष पर्यटक क्षेत्र विकसित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ ही टिहरी झील में एडवेंचर एक्टिविटीज को प्रोत्साहित कर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से झील के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है। हम टिहरी झील को विश्व के मानचित्र पर लाने के उद्देश्य से यहाँ पर कैकिंग, कनोइंग, पैराग्लाइडिंग जैसी खेलों की बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। आप सबको देखा होगा, राष्ट्रीय खेलों के भी आयोजन हुए, स्पोर्ट्स की गतिविधियां भी हुई। अभी नवंबर माह में वहां पर एक बड़े राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतना ही नहीं, अर्धदेशीय राष्ट्रीय खेलों में भी कई आयोजन टिहरी झील में किए गए। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में 2022 में हुई अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विरोध और मांगें तेज हो गई हैं। विपक्षी दलों और कई संगठनों ने इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में सीबीआई से कराने की जोरदार मांग उठाई है और इस कारण राज्यव्यापी बंद का आह्वान भी किया गया है। हालांकि अधिकांश दुकानें और बाजारें सामान्य रूप से खुले हुए हैं और पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और अब राजनीतिक तथा सामाजिक दबाव बढ़ने के साथ ही मामले में जांच को शीघ्रता से आगे बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह हत्याकांड पूरे राज्य में संवेदनशीलता पैदा कर चुकी है और लोग चाहते हैं कि दोषियों को न्याय मिले और घटना की पूरी सच्चाई सबके सामने आए। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही कि अंकिता भंडारी मामले पर उत्तराखंड जो है आज बंद है और कई शहरों में बंद का आह्वान किया गया है। ऋषिकेश में व्यापारियों ने बंद का विरोध किया। रुड़की नई टिहरी में दिखा बंद का प्रभाव। घंटाघर में भी भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लगातार रुड़की और नई टिहरी में बंद का प्रभाव देखने को मिल रहा है और ऐसे में घंटाघर में भारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अंकिता भंडारी मामले में अब आज जो है उत्तराखंड का बंद का आह्वान किया गया है। कई शहरों में प्रदर्शन का भी आह्वान किया गया है और ऐसे में आपको बता दें कि ऋषिकेश में व्यापारियों ने किया बंद का विरोध। बड़ी जानकारी दे दें कि रुड़की नई टिहरी में दिखा बंद का प्रभाव और इसके साथ ही घंटाघर में भारी पुलिस बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। अंकिता भंडारी मामले में आज उत्तराखंड बंद है। तो वहीं देहरादून स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बीबीजी रामजी योजना को लेकर विस्तृत जांच की गई और इस कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं की योजना के उद्देश्य, कार्यप्रणाली और इसके लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई ताकि वो इसे आम लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सके। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह की कार्यशाला आने वाले समय में प्रदेश की सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि वो सरकार की योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं जिससे अधिक लोगों को इनका लाभ मिल सके। भारतीय जनता पार्टी की कार्यशाला बीबीजी रामजी के विषय को लेकर है और ये कार्यशाला आज प्रदेश स्तर की है। उसके बाद हर जिला स्तर पर हमारी कार्यशालाएं होंगी और कृषि क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में इससे कितने लाभ होने वाले हैं उन सब विषयों को हम जन जन तक पहुँचाने वाले हैं, हर कृषक तक पहुँचने वाले हैं। इस योजना से उत्तराखंड राज्य को बड़ी राहत भी है। 90-10 का रेशो है, उसके आधार पर धनराशि कामगारों को पहुंचेगी और जो भ्रष्टाचार होता था उस भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने के लिए भी अधिनियम में बहुत प्रावधान किए गए हैं। आज हमारी कार्यशाला, उस कार्यशाला में सभी हमने हर जिले के अंदर टोली बनाई हुई है।
तो वहीं देहरादून में अंकिता मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अभी अब तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस केस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस लगातार इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मामले की जांच और सच्चाई को सामने आने से कोई भी रोकने का प्रयास नहीं कर सकता है और ऐसे में जांच को दोबारा कोशिश की जा रही है। और गणेश ने ये भी कहा है कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उनकी पार्टी हर स्तर पर आवाज उठाती रहेगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती रहेगी। मेरे साथ एक तरफ से भाई जसविंदर गोगी जी महानगर अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा ज्योति रोतरा जी, राजीव महर्षि जी और सुजाता पॉल जी और उपस्थित आदरणीय पत्रकार साथियों, आप सब इस बात से अवगत हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित जांच के लिए पूरे प्रदेश की मातृशक्ति ने, पूरे प्रदेश के शुभचिंतकों ने, प्रदेश से बाहर रहने वाले भी प्रदेश के शुभचिंतकों ने, सभी राजनीतिक दलों ने, सभी सामाजिक संगठनों ने और कांग्रेस पार्टी ने पुरजोर तरीके से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है कि सरकार ने और ख़ास करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पहले ही दिन से इस जांच को दबाने का और इस जांच को भटकाने का निरंतर प्रयास किया। हरिद्वार के बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र में मौसम ने अचानक से ही करवट ले ली है और सुबह से ही पूरे इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की मोटी चादर के कारण दृश्य जो है वो काफी कम हो गया है, जिससे सड़कों पर चलने वाले लोग और वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बने हुए कोहरे की वजह से तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है और ठंड में पहले से ज्यादा बढ़ोतरी महसूस की जा रही है। सर्द हवाओं और ठिठुरन भरे मौसम ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर दिया है और लोग गर्म कपड़ों में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि रुड़की में बड़ा मार्च देखने को मिला। मेरठ चर्चित मामले को लेकर अब बड़ा एक्शन भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि कपसाड़ा अपहरण कांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुख्य आरोपी पारस सोम गिरफ्तार कर लिया गया है। हरिद्वार से हुई आरोपी की गिरफ्तारी और अपहरणकर्ता युवती सकुशल बरामद कर ली गई है। युवती को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है और तकनीकी साक्ष्यों से अहम सुराग जुटाए जा रहे हैं। बड़ी जानकारी और कई दिनों से चल रही थी इनकी तलाशी और आरोपी से लगातार पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मेरठ से खबर है, जहां पर लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है और कई दिनों से पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी और जिसके बाद से आखिरकार पुलिस ने बड़ी कार्रवाई हासिल की है और अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिससे पूछताछ की जा रही है। तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार से एक बेहद ही गंभीर और चिंताजनक मामला सामने आया है, जहां पर धर्मनगरी इलाके में नशे के अधिक मात्रा लेने से एक युवक की मौत हो गई है और इस घटना के बाद से पूरे शहर में आक्रोश और बेचैनी का माहौल बना हुआ है और नशे के बढ़ते कारोबार को लेकर राजनीतिक हलकों में भी तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। युवक की मौत के बाद से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इलाके में फैल रहे नशे के अवैध धंधों को लेकर सरकार और स्थानीय विधायक पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि क्षेत्र में केवल शराब ही नहीं बल्कि नशीली इंजेक्शन और अन्य मादक पदार्थ भी खुलेआम बेचे जा रहे हैं और इस पूरे नेटवर्क को राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है। और इस घटना से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी विधायक मदन कौशिक के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें रोक दिया और इस दौरान मौके पर तनाव का माहौल बन गया। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि पुलिस ने लगातार इस खबर पर नेटवर्क का भी खुलासा किया है और अब अल्मोड़ा से खबर है, जहां पर बहुउद्देशीय शिविर में 35 न्याय पंचायतों में 25,000 शिकायतों का निस्तारण किया गया है और शेष 60 पंचायतों में अभियान लगातार जारी है। ग्रामीणों की योजनाओं की जानकारी और राहत दी जा रही है। प्रदेश सरकार को जन जीवन की सरकार और जन जन के द्वार योजना के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद में ग्रामीण प्रशासन की ओर से अभियान लगातार जारी है और इस अभियान का उद्देश्य न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविरों के माध्यम से आम जनता की समस्याओं को तत्काल समाधान करना और कई सरकारी योजनाओं को जानकारी लोगों तक पहुंचाना है। अल्मोड़ा के जिलों में न्याय पंचायत में अब तक कुल 35 न्याय पंचायतों में शिविर आयोजित किया गया है और जिसमें से 25,000 लोगों की शिकायतें जो है वो मौके पर निस्तारण की गई है, जिसके बाद से उन्हें तुरंत ही राहत और सुविधा मिली है। अल्मोड़ा जिले में इस प्रकार के बहुउद्देशीय शिविर
विस्तार शेष 60 न्याय पंचायतों में भी आयोजित किए जा रहे हैं। 95 न्याय पंचायत हैं, जिसमें से 35 न्याय पंचायतों में हमारा कैंप लग चुका है और 24,744 लोग इसमें शिकायतकर्ता भी थे, लाभार्थी भी थे, ये लोग आए हैं और लाभान्वित हुए हैं। तो ये कैंप जो हमारा प्राथमिकता ये है कि हम जनता जन जन की सरकार जन जन के द्वार में हम चाहते हैं कि जो सरकार की सर्विसेज हैं वो लोगों के ही नज़दीक जाएं, चाहे वो प्रमाण पत्र जारी करना हो या दिव्यांग सर्टिफिकेट जारी करना हो, पेंशन हो या उनकी अन्य कोई समस्या हो जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हो सकती है, यूपीसीएल से हो सकती है, जल जीवन मिशन में हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं उससे हो सकती है, रोड की हो सकती है, जो भी समस्या है, जो उनको काफ़ी दूर ट्रैवल करना पड़ता था, यहाँ आना पड़ता था, तो उसमें हम चाह रहे हैं कि हम लोगों के पास जाएं और मौके पे ही उसका निस्तारण करें। तो इसमें से 40% से अधिक ऐसी शिकायतें थी या ऐसी डिमांड थी जो हमने मौके पे ही निस्तारित करी है। तो ये काफ़ी ही सफल प्रयास रहा है हमारे प्रशासन का। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार सब लोग इसमें एकजुट होकर लगे हुए हैं, सभी अधिकारी, और एक उत्साह का माहौल भी है, जनता भी बहुत खुश है और मैं आशा करता हूं कि बाकी 60 न्याय पंचायतों में भी हम अच्छे से इसको नियोजित तरीके से ये हम कंप्लीट कराएंगे अपना। तो वहीं बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए हर साल देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। बढ़ती संख्या को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार यात्रा मार्ग को और अधिक सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक बनाने पर लगातार काम कर रही है और इसी कड़ी में चमौसी से सोनप्रयाग तक लगातार और लगभग 7 किलोमीटर लंबी नई टनल बनाने की योजना भी बनाई गई है और ये टनल जो है यात्रा मार्ग को वैकल्पिक और मजबूत बनाएगी ताकि आपात स्थिति या फिर भारी भीड़ के समय श्रद्धालुओं को अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध हो। टनल के डिजाइन में केदारनाथ रोपवे परियोजना को भी ध्यान में रखा गया है ताकि सड़क और रोपवे दोनों से बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित हो सके। सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक रोपवे परियोजना पर भी काम जारी है और ये रोपवे अगले 4-5 सालों में तैयार होने की उम्मीद है और इसे पूरा होने में यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। बुजुर्गों, बच्चों और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए ये सुविधा विशेष रूप से राहत देने वाली होगी। टनल और रोपवे दोनों से डबल कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी जिससे यात्रा और सुरक्षित हो जाएगी। टनल के बनने के बाद से कुंड से सोनप्रयाग तक 2 वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होंगे जिससे यात्रा आसान होगी और पूरे क्षेत्र की कनेक्टिविटी और पर्यटनों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस परियोजना के लागू होने से श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और केदारनाथ धाम तक पहुंचने पहले से कहीं अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक होगी। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।